आज हमारे पास नंकू टून्स की एक बच्चों की कार्टून कहानी है। अब देखिए, बच्चों की कहानी सुनकर शायद लगे कि ये बहुत सीधी सादी होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ बहुत गहरे सवाल छिपे हैं। कहानी है सुंदरगढ़ नाम के गांव की, जहां भोला नाम का एक किसान रहता है। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और लोगों के पास उससे बचने के लिए पैसे नहीं है। सही। तो सवाल ये है कि जब पूरा समाज एक मुश्किल का सामना कर रहा हो, तब एक इंसान की चतुराई और उसकी महत्वाकांक्षा के बीच की रेखा कहाँ खींची जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इस कहानी में भोला एक चतुर व्यापारी है या अपने ही समाज का दुश्मन? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। और ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कहानी की शुरुआत ही एक क्या कहते हैं, एक सामुदायिक चिंता से होती है। अच्छा। हाँ, भोला के दोस्त शंकर और संतोष वो आने वाली खून जमा देने वाली ठंड को लेकर परेशान है। वो पिछली सांत की बात करते हैं जब ठंड से 6 लोगों की जान चली गई थी। तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये सचमुच एक जानलेवा खतरा है। मतलब ये पूरे गांव की समस्या है? बिल्कुल, एक सामूहिक समस्या है जिसका सामना पूरा गांव एक साथ कर रहा है। बिल्कुल, एक सामूहिक समस्या। लेकिन भोला का दिमाग, वो इसे एक व्यक्तिगत अवसर के रूप में देखता है। खेत में काम करते हुए उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। पहली नजर में तो ये एक स्मार्ट बिजनेस प्लान लगता है ना? हाँ, सतह पर तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल ही लगता है, मांग और आपूर्ति का सीधा सा हिसाब। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी विचार सामने आता है, जिसे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? कॉमन्स यानी वो संसाधन जो पूरे समाज का होता है, जैसे इस कहानी में जंगल। ओके। जंगल किसी एक का नहीं, सबका है। भोला की योजना असल में साझा संसाधन को अपने व्यक्तिगत मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने की है। वो जंगल की लकड़ियों पर अपना एकाधिकार बनाना चाहता है। बिल्कुल, ताकि जब समुदाय को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो वो उसकी कीमत तय कर सके। और यहीं से ये सिर्फ बिजनेस नहीं रह जाता। यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है। अगर उसका इरादा सिर्फ एक अच्छा बिजनेस करने का होता, तो उसे ये बात छिपाने की जरूरत क्यों पड़ती? सही बात है। कहानी में वो अपनी पत्नी शांति से साफ कहता है कि इस योजना के बारे में किसी को न बताए, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये गोपनीयता की मांग ही शक पैदा करती है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये मनोविज्ञान का एक अहम हिस्सा है, जिसे मॉरल डिसएंगेजमेंट या नैतिक अलगाव कहते हैं। नैतिक अलगाव? हाँ, जब हम कोई ऐसा काम करने वाले होते हैं जो हमें अंदर से पता होता है कि शायद सही नहीं है, तो हम उसे सही ठहराने के तरीके ढूंढने लगते हैं। अच्छा। और उसका पहला कदम होता है उसे छिपाना। भोला का ये कहना कि किसी को मत बताना, इस बात का संकेत है कि वो जानता है कि अगर ये बात बाहर निकली तो गांव वाले इसे स्वार्थ के रूप में देखेंगे, मदद के रूप में नहीं। और ये अलगाव सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं रहता। जब उसके दोस्त शंकर और संतोष उसे रोज जंगल से लकड़ियां लाते देखते हैं, तो वो उससे पूछते भी हैं। हाँ। लेकिन भोला उनसे साफ झूठ बोल देता है। वो बहाना बनाता है कि उसकी पत्नी को खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए घर में ज्यादा लकड़ी लगती है। और ये झूठ बहुत मायने रखता है। कैसे? ये उसके नैतिक अलगाव का अगला कदम है। पहले उसने योजना को छिपाया, अब वो उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो अपने ही दोस्तों से, अपने ही समुदाय से एक दूरी बना रहा है। अब वो उस सामूहिक समस्या का हिस्सा नहीं है जिसे सब मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो उस समस्या से फायदा उठाने वाला एक बाहरी व्यक्ति बन गया है, जिसके पास एक राज है। बिल्कुल। और उसके दोस्तों को भी लगता है कि कुछ अजीब है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अक्सर समाज में ऐसा ही होता है। और फिर वो दिन आता है जब ये राज खुलता है। हाँ। ठंड शुरू होते ही भोला घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, 1 किलो लकड़ी की कीमत 20 रुपए। गांव वालों को एक पल में उसकी सारी चालाकी समझ में आ जाती है। वे ठगा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वे लाचार नहीं है। अच्छा। वे तय करते हैं कि वे खुद जंगल जाकर लकड़ियां ले आएंगे। ये सुनकर भोला को लगता है कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया। और यही कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उसी रात जोरों की बारिश हो जाती है। हाँ। जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। अब गांव वालों के लिए सूखी लकड़ी लाना नामुमकिन है। और भोला और उसकी पत्नी इसे ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं। शांति कहती है, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ये बहुत अजीब बात है ना? एक प्राकृतिक घटना, बारिश,
उसे अपनी स्वार्थी योजना के लिए भगवान का आशीर्वाद लग रही है। क्या लोग वाकई ऐसा सोचते हैं? ये नैतिक अलगाव का सबसे खतरनाक स्तर है। मतलब? भोला अब अपने लालच को सिर्फ सही नहीं ठहरा रहा, बल्कि उसे एक दैवीय मंजूरी के रूप में देख रहा है। वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं वो इतना सही है कि कायनात भी मेरा साथ दे रही है। वो अपनी हरकत को एक ऊंचा मकसद दे रहा है। हाँ बिल्कुल। वो ये नहीं सोचता कि ये बारिश एक संयोग है, वो सोचता है कि ये गांव वालों को सबक सिखाने के लिए हुई है। तो अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहा। नहीं, वो खुद को न्याय करने वाला मान बैठा है। और शायद इसी सोच की वजह से उसका लालच और भी बढ़ जाता है। उसकी पत्नी शांति, जो अब तक उसके साथ थी, वो उसे चेतावनी देती है। वो कहती है कि कीमत 20 ही रखो, इससे ज्यादा बढ़ाना लोगों को लूटना हो जाएगा। तो शांति को अब एहसास हो रहा है। मुझे लगता है शांति को अब इस योजना का असली चेहरा दिखने लगा था। शांति अभी भी इस समुदाय से जुड़ी हुई महसूस कर रही है। वो उस रेखा को देख सकती है जहां व्यापार लूट में बदल जाता है। लेकिन भोला उस रेखा को बहुत पहले ही पार कर चुका है। वो अपनी पत्नी की सलाह को पूरी तरह से खारिज कर देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है, गांव वालों को सबक सिखाया जाए। और वो कीमत सीधी दोगुनी 20 रुपए से 40 रुपए कर देता है। दोगुनी? हाँ, ये अब मुनाफा कमाना नहीं है, ये ताकत का प्रदर्शन है, ये शोषण है। इस शोषण का सबसे दर्दनाक रूप तब सामने आता है जब एक कांपती हुई बुजुर्ग महिला उसके पास आती है और पैसे न होने की वजह से थोड़ी सी लकड़ी मुफ्त में मांगती है। और भोला का जवाब वो हमें दिखाता है कि वो इंसानियत से कितना दूर जा चुका है। क्या कहता है वो? वो कहता है माफ करिएगा माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां जंगल से काटी हैं, मुझे आपकी मुफ्त की दुआओं की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने ही गांव की एक बुजुर्ग महिला को सिर्फ एक ग्राहक के रूप में देखा, जिसे अगर भुगतान नहीं करना है तो उसका कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल। कहानी का नैरेटर यहाँ कहता है अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है, और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। हाँ, उसने अपने और समुदाय के बीच के सारे पुल जला दिए हैं। इसके बाद कहानी अपने दुखद अंत की तरफ बढ़ती है। भोला काम से दूसरे गांव जाता है और जाते जाते पत्नी को चेतावनी देता है कि किसी को एक लकड़ी भी मुफ्त में ना दे। कहानी में कहा गया है कि शांति मन ही मन समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। उसे एहसास हो गया है कि वो गलत रास्ते पर है। और विनाश आता है, लेकिन ऐसे आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ? भोला का 9 साल का बेटा राहुल, जो बिल्कुल नादान है, उसे घर के अंदर ठंड लगती है। वो बाहर अपनी माँ को आग तापते देखता है और सोचता है एक बच्चे की मासूमियत। वो एक सूखी लकड़ी में आग लगाता है और आग तुरंत पूरे ढेर में फैल जाती है। देखते ही देखते उनका पूरा घर धूं कर जलने लगता है। और यहाँ कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा आता है। कौन सा? कहानी साफ कहती है कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया। ये बहुत जरूरी बात है। गांव वालों का आग न बुझाना सिर्फ बदला नहीं है। तो फिर क्या है? ये सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टूटने का नतीजा है। सामाजिक अनुबंध? हम एक समाज में रहते हैं तो एक अनकहा समझौता होता है कि हम जरूरत में एक दूसरे की मदद करेंगे। भोला ने अपनी हरकतों से, अपने लालच से उस समझौते को तोड़ दिया था। उसने ऐलान कर दिया था कि वो समाज का हिस्सा नहीं है, वो बस अपने लिए है। तो जब उसे समाज की जरूरत पड़ी तो समाज उसके लिए वहां नहीं था। ये उसके कर्मों का सीधा और तार्किक परिणाम था। और उस आग में उसका बेटा राहुल जलकर मर जाता है। जब भोला लौटता है तो उसे अपना घर और अपना बेटा दोनों राख में मिलते हैं। उसे अपने लालच की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है।